नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों सीटेट 2015 का संस्कृत का मैं पेपर सोल्व करवा रहा था, जिसमें मैंने एक तो अपठित गद्यांश आपका हल करवाया था और संस्कृत पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस मैंने सोल्व करवा दिए थे। तो आज की क्लास में हम उससे आगे के जो क्वेश्चन हैं उन्हीं को हल करेंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो आज की क्लास है ये सीटेट 2015 का जो है सेकंड पार्ट होगा, जिसमें आज की क्लास में मैं केवल सिर्फ और सिर्फ संस्कृत पेडागोजी के क्वेश्चन जो बच गए हैं उन्हें सोल्व करवाऊंगा। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, मतलब यदि वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, उनके पास तक भी वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है कि दिल्ली में, यदि मैं सोमवार की बात करूं कोरोना के आंकड़ों की, तो लगभग जो है 630 के आसपास जो है केस वो आए थे। तो ये एक जो है बहुत ही राहत भरी खबर है दिल्ली के लिए और सभी देशवासियों के लिए। तो हो सकता है जो अब आपका सीटेट एग्ज़ाम है, यदि जो परिस्थितियां हैं वो उसी तरह अनुकूल हो गई तो आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर तक हो जाएगा। तो अगर आपने अपनी जो पढ़ाई है वो स्टॉप कर दी है तो प्लीज़ अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम की जो डेट है वो कभी भी अब आ सकती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए जो आज की क्लास है इसमें जो क्वेश्चन है वो 38 से शुरू है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, सप्तम कक्षाया 7वीं कक्षा की आंग्ल भाषा या अंग्रेजी भाषा की शिक्षिका सौ छात्राणाम अपने छात्रों को मौखिक भाषा में दक्षता वर्धितुम बढ़ाने के लिए इच्छति चाहती है, अच्छा करती है। एतदर्थम इसके लिए छात्राणाम छात्रों कृते के लिए का पद्धति, कौन सी पद्धति श्रेष्ठ भवेत, श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है 7वीं कक्षा की अंग्रेजी भाषा की शिक्षिका अपने छात्रों को मौखिक भाषा में क्या करना चाहती है, उनमें जो कुशलता है यानी कि दक्षता है उसको क्या करना चाहती है, उसको बढ़ाना चाहती है। मौखिक भाषा को जो है उसमें जो है उसको क्या करना चाहती है, उसको जो है कुशल बनाना चाहती है, उसको जो है बढ़ाना चाहती है, उसकी जो दक्षता है उसको इंक्रीज करना चाहती है। तो इसके लिए जो छात्र हैं, छात्रों को लिए जो है कौन सी पद्धति श्रेष्ठ होनी चाहिए, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जिससे जो छात्र हैं वो अंग्रेजी भाषा को बोलने में क्या हो, कुशल हो जाएं। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है आंग्ल भाषायाम अंग्रेजी भाषा में वर्णनात्मक कथा लेखितुम, वर्णनात्मक कथा लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में ये कहा गया कि जो छात्र हैं उनको अंग्रेजी भाषा में वर्णनात्मक कथा लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में आप समझिए, क्वेश्चन में कहा गया कि जो छात्र हैं उनको जो है मौखिक भाषा में क्या करना है, दक्ष बनाना है, कुशल बनाना है। तो मौखिक भाषा में कुशल बनाने के लिए, ठीक है, बात इसमें की जा रही है, मौखिक भाषा में कुशल बनाने की बात इसमें की जा रही है। तो यदि अंग्रेजी भाषा में वर्णनात्मक कथा जो है लिखने के लिए छात्रों को प्रेरित करेंगे, क्या इससे जो छात्र हैं वो अंग्रेजी भाषा में, जो उनकी मौखिक भाषा है अंग्रेजी भाषा, उसमें जो है वो दक्षता प्राप्त करेंगे? तो नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है मौखिक भाषा में दक्ष उनको बनाना है अंग्रेजी भाषा में, लेकिन यहाँ पर किसकी बात की गई है, यहाँ पर लिखने की बात की जा रही है। तो मौखिक की बात तो इसमें हो ही नहीं रही है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड में कहा गया कक्षायाम बोधात्मक प्रश्न नाम उत्तर प्रदानम। इसमें कहा गया है कि कक्षा में बोधात्मक प्रश्न आप समझते हैं, समझ संबंधी प्रश्न, जो मतलब जो छात्रों को समझ समझ उनकी बढ़ाए। तो कक्षा में बोधात्मक प्रश्नों के उत्तर प्रदान करना। यदि कक्षा में जो छात्र हैं उनको जो है बोधात्मक प्रश्नों के उत्तर यदि प्रदान करेंगे तो इससे क्या जो छात्र हैं वो अंग्रेजी भाषा में जो मौखिक भाषा है उनकी वो जो है दक्षता उसमें प्राप्त करेंगे, उसमें जो कुशलता प्राप्त करेंगे। तो देखिए इससे भी नहीं करेंगे, ठीक है। केवल जो कक्षा में यदि बोधात्मक प्रश्न जो शिक्षिका है वो उनके उत्तर जो है छात्रों को देती है, तो उससे जो अंग्रेजी भाषा है छात्रों की उसमें जो मौखिक भाषा में वो दक्ष नहीं हो सकते। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में कहा गया है आंग्ल भाषा या अंग्रेजी भाषा में दूरदर्शन कार्यक्रमाणाम प्रदर्शनम। अंग्रेजी भाषा का दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रदर्शन। तो यदि अंग्रेजी भाषा का दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रदर्शन यदि किया जाएगा, क्या उससे जो छात्र हैं वो अंग्रेजी भाषा की जो मौखिक भाषा है उसमें दक्ष होंगे, कुशल होंगे? तो देखिए इतना नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो छात्र है
वो खुद मुंह से कुछ तो बोल ही नहीं रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन में किसकी बात की गई, मौखिक भाषा की गई है। तो मौखिक भाषा में दक्ष बनाने के लिए छात्रों को भी तो कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा। तो देखिए इसमें सिर्फ छात्र क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी भाषा का जो दूरदर्शन कार्यक्रम है उसको देख रहे हैं, प्रदर्शन उसका हो रहा है, सिर्फ उसको देख रहे हैं। तो खुद तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वो सुन रहे हैं और उसको देख रहे हैं। तो इससे भी मौखिक भाषा में जो है इतनी दक्षता जो है प्राप्त नहीं की जा सकती। दी हम बात करते हैं डी वाले ऑप्शन की, कक्षायाम वार्तालाप कर्तुम प्रोत्साहनम, कक्षा में वार्तालाप यानी बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए यदि जो छात्र हैं उनको कक्षा में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तो इससे जो छात्र हैं जो अंग्रेजी भाषा है उसको जो है अच्छी प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। तो मौखिक भाषा में जो दक्षता यदि बढ़ानी है अंग्रेजी भाषा के लिए तो क्या करना पड़ेगा, कक्षा में जो छात्र हैं उनको बोलने के लिए यानी कि बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट हमारी क्लास रेगुलर देख रहे हैं तो उनको तो आंसर मिल गया होगा। तो देखिए एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए अब यूपी टेट जो एग्ज़ाम है शायद वो भी दिसंबर में हो ही जाता है, तो होगा ही। तो देखिए उसकी तैयारी भी अब मैं जो है कराऊंगा। और सबसे पहले मैं अब जो है जो हिंदी है, हिंदी व्याकरण, उसकी क्लासेस लेकर के आऊँगा। और ये जो हिंदी क्लासेज होंगी हमारी, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे तो आपके टेट एग्ज़ाम्स हो गए सभी के सभी, या फिर जैसे DSSS हो गया टीचिंग का एग्ज़ाम, चाहे TGT PGT या फिर प्राइमरी की आप बात कर रहे हो, या फिर KVS हो गया, NVS हो गया, मतलब ऑल टीचिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपके लिए काम आएंगे। इसके अलावा यदि आप यूपी की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे UPSI हो गया या फिर जो है कांस्टेबल हो गया यूपी में, तो उसमें भी हिंदी जो का एक बहुत ही बड़ा जो हिस्सा है वो आता है। तो उनके लिए भी ये यूजफुल रहेंगी, उनको भी ज़रूर बताएं, उनके पास तक भी उन वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। और मैं पूरा का पूरा जो है प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा कि 1 अगस्त से आपकी हिंदी व्याकरण की क्लासेज जो हैं रेगुलर जो हैं दी जाएँ। तो उन क्लासेज को अधिक से अधिक देखिए। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये जो क्लासेज होंगी बिल्कुल निःशुल्क होंगी, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और आपके संपूर्ण नोट्स जो है वो बनवाए जाएंगे पूरे हिंदी व्याकरण के। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही, क्वेश्चन समझ आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिए। 39 क्वेश्चन में है, छात्राणाम लेखन से, छात्रों के लेखन का मूल्यांकन समय, मूल्यांकन के समय में शिक्षक है, शिक्षक को मुख्यतया इदम यह अवधार्येत यत, यह जो है अवधारणा करनी चाहिए कि। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो छात्रों का लेखन है यानी जो लेखन कौशल है उसका मूल्यांकन एक शिक्षक को करना है, तो शिक्षक को निम्नलिखित में से किसे अपनाना चाहिए। क्वेश्चन में ये पूछा गया सबसे ज़्यादा उपयुक्त इनमें से कौन सा है यदि शिक्षक को छात्रों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है विराम चिह्नानि परिच्छेदकरणम च, अर्थात विराम चिन्ह और परिच्छेदकरण। बी ऑप्शन है शब्द सीमा निर्धारणम, शब्द सीमा का निर्धारण की जो छात्र है, छात्रों ने जो भी उत्तर या जो कुछ भी लिखा है उसके जो शब्दों की सीमा है वो जो है उसको ध्यान रखा है, यानी रखा है। जैसे मान लीजिए यदि जो उत्तर है वो 20 शब्दों में देना है, ठीक है, कहीं छात्रों ने उसको 30 शब्दों में तो नहीं लिख दिया, या फिर जो है 4 या 5 शब्दों में तो नहीं लिख दिया है, या फिर इस पर ध्यान देना चाहिए, शब्दों की सीमा के निर्धारण पर ध्यान देना चाहिए शिक्षक को। सी ऑप्शन है विचारा विषयश्च, विचार और विषय की जो छात्र है, छात्र ने जो भी विषय लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, विषय लिखा है, उस विषय में जो विचार हैं वो किस प्रकार के, कैसे कैसे विचार उसने उसमें इंक्लूड किए हैं, शामिल किए हैं। डी ऑप्शन है व्याकरण दृष्टिया शुद्धता, कि व्याकरण दृष्टि से शुद्धता, सिर्फ जो है व्याकरण दृष्टि से शुद्धता है जो छात्रों का जो मूल्यांकन उसे करते समय, लेखन का मूल्यांकन करते समय सिर्फ वो देखनी चाहिए शिक्षक को। तो क्या देखना चाहिए, क्या जरूरी है, तो देखिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो जरूरी होगा विचार और विषय, कि जो छात्र ने जो भी विचार लिखे हैं और जो भी विषय लिखा है वो क्या है, कौन सा विषय उसने लिखा है और कौन से उसने जो है उसमें जो विचार भी लिखे हैं। यदि मान लीजिए विषय और विचारों का कम्युनिकेशन सही नहीं होता है तो जो छात्र है, छात्र का जो लेखन है वो जो है सही नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब विचार और विषय दोनों ही मैच नहीं खाएंगे, दोनों ही मेल नहीं खाएंगे, तो ये क्या होगा, ये जो है छात्रों के लिए एक अच्छा लेखन कौशल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि विचार और विषय ये जो शिक्षक को जो है देखने चाहिए छात्रों का मूल्यांकन करते समय, यदि उनके लेखन कौशल का वो मूल्यांकन कर रहे हैं। तो आंसर होगा कौन सा, सी वाला ऑप्शन।
आइए देखते क्वेश्चन नंबर 40। 40वां क्वेश्चन है विद्यालयम प्रति आगमनेन। विद्यालय में आते समय बाला बच्चे स्वमूल भाषा अपनी मूल भाषा कक्षायाम आनयन्ति कक्षा में लाते हैं। तो विद्यालय में आते समय जो बच्चे हैं अपनी मूल भाषा को कक्षा में लाते हैं। बहुभाषिक तो बहुभाषिक आप जानते ही हैं, ठीक है। जैसे हमारी जो कंट्री है, हमारे देश में आप जानते हैं कि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, भोजपुरी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो गया बहुभाषिक, ठीक है। तो बहुभाषिक देश में विद्यालय में तेसाम उनकी गृह भाषा का यानी कि जो घर में जो भाषा बोली जाती है उसका घर की भाषा का सम्मान करना चाहिए, यतोहि क्योंकि। तो उस क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्यालय में आते समय जो बच्चे होते हैं उनकी जो अपनी मूल भाषा है उसे वे कक्षा में लाते हैं। तो बहुभाषिक देश में विद्यालय में उनकी जो गृह भाषा है उसका सम्मान करना चाहिए। तो उनकी जो घर की भाषा है उसका सम्मान क्यों करना चाहिए, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है भारते अस्मिन्, इस भारत में, द्वि का अर्थ हो गया दो, सहस्राधिका। देखिए जब सहस्राधिका की संधि विच्छेद होगा तो होगा सहस्र जमा अधिका। सहस्र का अर्थ हो गया हजार, अधिका का अर्थ हो गया अधिक, अर्थात 2000 से अधिक भाषाएं हैं। तो पहले ऑप्शन में कहा गया है कि इस भारत में 2000 से अधिक भाषाएं हैं, इसलिए जो विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उनकी जो घर की भाषा उसका सम्मान करना चाहिए। तो क्या इसलिए जो बच्चों की जो भाषा है, जो विद्यालय में आते हैं घर की जो भाषा है उसका सम्मान करना चाहिए कि इस भारत में 2000 से अधिक भाषाएं? तो नहीं होगा ये ऑप्शन पहला, आपको भी पता है, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन है विद्यालस्यापि इयं भाषा अस्ति, कि विद्यालय की, ठीक है, विद्यालय की भी यही भाषा है, इसलिए विद्यालय में जो बच्चे आते हैं घर की भाषा का उसमें जो है सम्मान करना चाहिए। तो देखिए ऐसा तो नहीं है जो भी छात्र बोलता है वही विद्यालय की भी भाषा हो, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखते हैं कि बाला अबाध रीत्या अस्याम वदंती। तो जो बच्चे होते हैं अबाध रीत्या, अर्थात इसका अर्थ हो गया अबाधित रीति से मतलब जब छात्र को कोई भी जो है बाधा ना हो, ठीक है, बोलने में, ठीक है। तो बच्चे जो है अस्यामी से जो है अबाध रीति से अर्थात बिना बाधा के वदंती बोलते हैं, कि जो छात्रों की जो घर की जो भाषा है उसका सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो बच्चे हैं वो उसे जो है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के बोलते हैं, इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए। तो देखिए ये भी ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर देखते हैं डी वाला ऑप्शन कि तेसाम अभिज्ञानस्य, कि उनके अभिज्ञान की या उनके पहचान की इदम महत्वपूर्ण अंगम, या महत्वपूर्ण अंग है, तो बिल्कुल डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा क्योंकि इनकी जो घर की भाषा है उसका सम्मान इसलिए करना चाहिए। आप भी जानते हैं ये क्या है, जो घर की जो भाषा होती है यानी कि जो मातृभाषा होती है ये उनके अभिज्ञान यानी कि उनके पहचान का ये क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है ना। तो आंसर कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो जो छात्र हैं, छात्र जो जब विद्यालय आते हैं और अपनी मातृभाषा को, मूल भाषा का अर्थ होता है अपनी मातृभाषा को कक्षा में लाते हैं, तो इस बहुभाषिक प्रदेश में जब विद्यालय में उनकी जो घर की जो भाषा है उसका सम्मान क्यों करना चाहिए, क्योंकि उनके जो अभिज्ञान है यह उसका क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो आंसर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है चोम्स्की मत के अनुसार मनुष्य जन्मगत भाषा ग्रहण साधनम, जन्मजात भाषा ग्रहण की जो साधन है धारयन्ति धारण करते हैं, येन जिससे तेसु उनमें उत्पन्न होता है या पैदा होता है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए, मैं अपनी लैंग्वेज में अब इसको समझाता हूँ कि चोम्स्की मत के अनुसार जो मनुष्य है वो उनकी जो जन्मजात भाषा है उसको क्या करते हैं, उसको जो है ग्रहण करते हैं, उसके ग्रहण करने की जो साधना है, ठीक है, साधन है, उसको क्या करते हैं, उसको धारण करते हैं। तो इससे उनमें क्या उत्पन्न होता है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है अर्थ विचार। तो देखिए यदि जो छात्र होते हैं, ठीक है, तो जो जन्मजात भाषा होती है क्या उसके माध्यम से वो जो है जो अर्थ विचार उनके अंदर ये उत्पन्न होता है। तो देखिए यदि हम बात करते हैं अर्थ विचार की, क्या
जो बच्चे होते हैं वो विचारों का अर्थ निकाल सकते हैं। तो देखिए इतना बच्चा डेवलप उस समय नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन तो इसलिए होगा नहीं कि अर्थ विचारों में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वो जो है विचारों का अर्थ जो है इतनी आसानी से नहीं लगा सकते हैं। कुछ शब्दों का अर्थ वो निकाल सकते हैं लेकिन शब्द का अर्थ वो नहीं निकाल सकते। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन है जटिल शब्द, जटिल शब्द। तो देखिए जटिल शब्द भी जो है जो छात्र हैं उनके अंदर जो उत्पन्न नहीं होता है। तो जो बच्चे होते हैं मतलब जो जनजात जो भाषा होती है ना, उसे जो बच्चे जो ग्रहण करते हैं तो उससे उनमें जो है जटिल शब्द हैं वो भी उत्पन्न नहीं होते हैं, कि उनको जो है जटिल शब्द जो है वो उसका जो है पता लग गया, उसका उन्हें ज्ञान हो गया। तो बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखते हैं साधारण व्याकरण, क्या इससे उनके अंदर जो है साधारण व्याकरण होता है, उत्पन्न होता है? तो हो सकता है ये आंसर। तो पहले डी देखते हैं वर्ण विचार। तो देखिए जो आंसर कौन सा होगा इसमें, वो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन वर्ण विचार। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भाषा है वो किससे मिलकर के बनती है, विचार किससे मिलकर बनती है, वर्णों से मिलकर के बनती है। ठीक है, तो इससे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, जो जनजात जो भाषा जो ग्रहण करते हैं बच्चे, उससे इनके अंदर जो है वर्ण विचार उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? वर्ण विचार। क्योंकि जो विचार है किससे मिलकर बनती है, वर्णों से मिलकर के बनते हैं। तो बच्चा उस समय जो भाषा है उसको अर्जित कर चुका होता है, और जो भाषा जो अर्जित करते हैं वो किसके माध्यम से होती है, वो वर्णों के माध्यम से। मतलब जो भाषा किससे मिलकर बनती है, वर्णों से मिलकर के बनती है। तो आंसर कौन सा होगा? वर्ण विचार। उनके अंदर जो उस समय वर्ण विचार जो है वो उत्पन्न हो चुका होता है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वर्ण विचार। क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन में है मुक्त प्रश्न नाम प्रमुख विशेषता वर्तते। मुक्त प्रश्नों की प्रमुख विशेषता होती है। तो जो मुक्त प्रश्न होते हैं, मुक्त प्रश्न आपने पढ़े भी होंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन जिन्हें कहा जाता है, जिनके एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं उन्हें कहते हैं मुक्त प्रश्न, या ओपन एंडेड क्वेश्चन भी आप उन्हें कह सकते हैं। अर्थात खुले सिरे वाले भी जिन्हें क्वेश्चन को कहते हैं, अर्थात जिनके एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता क्या होती है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न प्रकार व्याख्यानाम, विभिन्न प्रकार की व्याख्या के लिए तय उनको जो है उनके द्वारा अवसर जो है दिए जाते हैं। कि जो मुक्त प्रश्न है इसकी प्रमुख विशेषता होती है, पहले ऑप्शन में ये कहा गया है कि जो विभिन्न प्रकार की जो व्याख्या है उनके अवसर दिए जाते हैं इसमें। सेकंड ऑप्शन है तत्र आह्वानानि बहुनि संति, कि उनके जो आह्वान है वो बहुत ही सारे हैं। सी ऑप्शन है तत्र मूल्यांकनम कठिनम भवति, उनका जो मूल्यांकन होता है वो कठिन होता है। तो देखिए जो मुक्त प्रश्न है इनकी ये विशेषता नहीं होती है कि उनका जो मूल्यांकन है वो कठिन होता है। तो सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन देखते हैं कि तेषाम एकेमे उचिततम उत्तरम अस्ति, कि उनका एक ही उचित उत्तर होता है। तो देखिए जो मुक्त प्रश्न होते हैं अर्थात जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं इनका एक ही उत्तर सही नहीं होता है, इनके एक से ज़्यादा उत्तर सही होते हैं जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जो क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिन्हें बंद सिरे वाले क्वेश्चन भी कहते हैं, तो उनका एक ही उत्तर सही होता है। ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं इनके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। और इनसे होता क्या है, जो बच्चे हैं बच्चे का जो सृजनात्मक विकास है वो अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें आंसर कौन सा होगा, तो जो आंसर है वो पहला वाला हो जाएगा। तो मुक्त प्रश्नों की जो विशेषता वो ये होती है कि इनमें जो विभिन्न प्रकार के जो व्याख्या है इसके लिए उनको जो है अवसर दिए जाते हैं। क्योंकि एक जो आंसर एक क्वेश्चन जो है उसके जो है कई आंसर हो सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन कहूँ कि जैसे 10 जो है 10 किन किन संख्याओं को जोड़ करके आएगा, तो आपका आंसर होगा कि सर 4 और 6, 5 और 5, 2 और 8। तो मतलब एक से ज़्यादा उत्तर हो जाते हैं। ठीक है, जब एक से ज़्यादा उत्तर होंगे तो इससे होगा क्या, तो जो व्याख्या है ना, जो प्रश्न है उनकी क्या होगी, अच्छी प्रकार से व्याख्या हो जाएगी। तो बच्चों को जो है व्याख्या करने के जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवसर जो है मिलेंगे। उससे बच्चे के अंदर जो है सृजनात्मकता का विकास भी होता है। ये क्वेश्चन भी जो कभी कभी पूछा जाता है कि जो मुक्त प्रश्न है इससे क्या होता है, इससे जो बच्चे हैं छात्र के अंदर जो है जो सृजनात्मकता उसका विकास होता है। क्योंकि छात्र को जो है नए नए तरीके से सोचना पड़ता है, भाई इसका जो उत्तर कई और क्या क्या हो सकते हैं। इसके अलावा जो क्लोज एंडेड वाले जो क्वेश्चन होते हैं इससे जो छात्र का विकास है वो इतना नहीं हो पाता है। क्योंकि सिर्फ ये जो है बच्चों को क्या बता दिया, जैसे मान लीजिए एक शिक्षक ने छात्र से पूछा कि 15 और 15 कितने होते हैं, तो सिर्फ इसका आंसर एक यही होगा कि 30 होते हैं। तो बताइए इसमें छात्र को इतना जो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, सिर्फ उसने ऐसे बता दिया 15 15 30 होते हैं। लेकिन यदि छात्र से पूछते कि भाई जो 30 है वो किन किन संख्या को जोड़ करके आएगा, तो छात्रों का आंसर फिर होगा अलग अलग कि सर 15 15 हो गए और 20 और 10 हो गए। तो मतलब कहने का ये है कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं यानी कि मुक्त प्रश्न जो होते हैं इनसे छात्रों की जो सृजनात्मकता है उसके विकास में सहायता मिलती है। तो आंसर फिलहाल इसमें ए वाला हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन में है छात्रा गरुड़ विषय एकाम कविताम पठितुम। छात्र गरुड़ के विषय में एक कविता पढ़ना आरंभ करते हैं। पठनात् पूर्वम शिक्षकस्य महत्वपूर्णम कार्यम अस्ति।
पढ़ाने से पहले शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि छात्र रूढ़ के विषय में एक कविता पढ़ना आरंभ करते हैं। तो पढ़ाने से पहले शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य है। तो क्या पढ़ाने से पहले जो शिक्षक है उसका महत्वपूर्ण कार्य है यदि वो रूढ़ के विषय में एक कविता पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कवितायां विद्यमानान कठिन शब्दान रेखांकितान कर्तुम छात्रान प्रतिकथनम, अर्थात कविता में विद्यमान कठिन शब्दों को रेखांकित करने के लिए छात्रों को जो कहना। तो पहला ऑप्शन तो देखिए होगा नहीं। यदि कविता में है ना जो विद्यमान जो भी कठिन शब्द है उनको रेखांकित करने के लिए छात्रों को वो कहेंगे, क्या ये जो एक शिक्षक है ठीक है वो जो है छात्र को पढ़ाने से पहले क्या उसका एक महत्वपूर्ण कार्य होगा? तो नहीं होगा पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, अगले देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें बी ऑप्शन में गूढ़ विषय छात्राण प्रति चर्चा कृत्य कथनम, गूढ़ के विषय में छात्रों को जो है चर्चा के लिए कहना। और सी ऑप्शन है छात्राण प्रति कठिन शब्दान अर्थ ज्ञानाय कथनम, कि छात्रों को जो है कठिन शब्दों के अर्थ के ज्ञान के लिए कहना। डी ऑप्शन है कवि विषय अधिकम विवरणम छात्रेभ्य दातव्यम, कवि के विषय में अधिक विवरण छात्रों को देना चाहिए। तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा? देखो जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, गूढ़ के विषय में छात्रों को जो है चर्चा करने के लिए जो है शिक्षक को कहना है, ताकि जो छात्र हैं उनको जो थोड़ा गूढ़ के विषय में जो है पता लग जाए कि गूढ़ है क्या। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा ना तो कवि से जो छात्र हैं उनका कोई संबंध है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं सी वाला ऑप्शन की कि छात्रों को जो है कठिन शब्दों के अर्थ के ज्ञान के लिए कहना, तो देखिए कठिन शब्दों के अर्थ के ज्ञान के लिए भी कहना ये इतना जो है उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बात किसकी की गई है? यदि जो छात्र हैं छात्र को जो है जो गूढ़ के विषय है ना, गूढ़ जो विषय है उसमें यदि एक कविता वो पढ़ते, छोटी सी कविता है तो इसकी बात इसमें की गई है कविता पढ़ने की। तो इसमें होगा क्या, यदि गूढ़ के विषय में जो छात्र हैं वो चर्चा करेंगे तो उससे उनको जो है थोड़ा सा पता लग जाएगा कि गूढ़ होता कैसा है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन है पठन कौशलम नाम, अर्थात पठन कौशल जो होता है यानी कि पढ़ना जो कौशल है वो क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठस्य अभिज्ञानम, पाठ को जानना। सेकंड ऑप्शन है अबाध गति न, अर्थात बिना रुके बिना किसी बाधा के शुद्धोच्चारणेन शुद्ध उच्चारण के सहसात पाठस्य पाठ को उच्च जोर से पठनम पढ़ना, अर्थात बिना रुके है ना बिना किसी मुसीबत के गति के साथ में शुद्ध उच्चारण के साथ जो पाठ है उसको जोर से पढ़ना। सी ऑप्शन में कहा गया है कि पाठस्य अर्थ करणम, अर्थात पाठ का जो अर्थ है उसे करना। और डी ऑप्शन है पाठस्य कंठस्थीकरणम, पाठ को जो है कंठस्थ करना, उसे कंठस्थीकरण करना। तो देखिए पढ़ना कौशल होता क्या है? देखिए यदि हम बात करते हैं पहला ऑप्शन की पाठ को जानना कि भाई पाठ क्या है, तो देखिए ये इतना उपयुक्त नहीं है, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। बी वाला ऑप्शन में देखते हैं कि बिना किसी रुकावट के अर्थात गति के साथ में शुद्ध उच्चारण के साथ जो है पाठ को जोर से पढ़ना। तो क्या ये पढ़ना है? अगर कोई जो छात्र है वो जो है बिना रुके फ्लो में जो है जोर जोर से शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ता जा रहा है, तो क्या ये पढ़ना है? तो नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं सी वाला ऑप्शन की पाठ का अर्थ करना, अर्थात जो पाठ है उसका अर्थ समझना, तो ये क्या होता है? ये पढ़ना होता है। ठीक है, यदि आप जो एक छात्र हैं या शिक्षक यदि मतलब एक पाठ आप पढ़ा रहे हैं छात्रों को, वो छात्र ने पूरा का पूरा पाठ पढ़ लिया लेकिन छात्र को ये तक पता नहीं है कि पाठ के अंदर क्या हुआ है, उसका अर्थ ही नहीं उसको समझ आया, तो वो पढ़ना वो किसी काम का है। ठीक है, तो पाठ पढ़ना जो कौशल होता है वो क्या होता है? पाठ का अर्थ करना, अर्थात पाठ का जो अर्थ है उसको समझना, वो जो है छात्र को समझ आना चाहिए। यदि हम बात करते हैं डी वाला ऑप्शन की जो पाठ है पाठ का कंठस्थ करना, तो पाठ को कंठस्थ करना ये पढ़ना नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि कंठस्थ तो बच्चों को कराना ही नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है।